बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल उसको बरकरार रखना एक बड़ा दुश्वार गुज़ार और पेचीदा अमल है। और क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक सियासी जमातों ने खुद ही ऐसे हालात पैदा किए हैं, जिसके बाद जमहूरियत और मार्शल लॉ इसके दरमियान जो फ़र्क था ना, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और इस जमहूरी सफ़र को ख़त्म करने में सियासी जमातों का सबसे ज़्यादा किरदार रहा है। जनरल अयूब खां की बात कर लें, जनरल याहिया की बात कर लें, जनरल ज़ियाउल हक की बात कर लें या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात करें। तो इसमें देखिए कहीं न कहीं हमको कसूरवार सियासी जमातें नज़र आती हैं, चाहे वो आपस के इख्तलाफ़ात हों या सियासी दुश्मनियाँ हों। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात भी इस किस्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद 26 नवंबर की कॉल, ये भी अगर इन वाक़यात को आपस में जोड़ें तो हालात इस तरफ ही इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान अब खुद ही बातें करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान का कोई दूसरा बाजू टूट सकता है या पाकिस्तान के किसी एक सूबे की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसी दरख्वास्त जा सकती है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा उस सूबे की दरख्वास्त के बाद उसका स्टेटस आज़ाद डिक्लेयर कर दे। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका अहाता अपने इस व्लॉग में कर लें। हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। मैं ये बात इसलिए नाज़रीन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, 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 इसी का नारा हम हर टाइम हमारे ज़ुबान पर होता है। जमहूरियत को बचा लें, जमहूरियत को बचा लें, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जमहूरियत को बचाने के लिए सियासी जमातों ने कोई कुर्बानियाँ दी हैं? मैं इस तनाज़ुर में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अगर आज के हालात देखे जाएँ, तो आज के हालात भी माज़ी के हालात से मुख्तलिफ नहीं हैं। एक तरफ मुझे क्यों निकाला से मुझे जेल में क्यों डाला, हालात बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इमरान खान को जेल में डाला तो वो मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ गई, मुझे क्यों निकाला उससे मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ गई। 2024 का इलेक्शन हुआ तो उससे जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई। क्या अब ये सवाल उठता है कि इमरान खान साहब को जेल में रखने से जमहूरियत वाक़ई ख़तरे में है? फिर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि मौजूदा जमहूरी सफ़र जल्द इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा? फिर इसके साथ ये कि क्या जमहूरी सेटअप को बरकरार रखने के लिए किसी सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जेयूआई, एमक्यूएम, अवामी तहरीक, जो भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, क्या कोई कुर्बानी देने को तैयार है? तो इसका जवाब तो मेरा ख़्याल मेरे पास तो नहीं है। अगर आप लोगों के पास होगा तो हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब ये बात इसलिए भी करना ज़रूरी हो गई है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक़्त कोई सिविलियन हुकूमत मौजूद नहीं है। नज़रियाती सियासत और वज़ीर-ए-आज़म को अफ़गानिस्तान जाने वाले जिरगों का इल्म तक नहीं, मुल्क सियासतदानों के हवाले करके उन्हें बात करने दी जाए। एक तरफ तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब मौजूदा हुकूमत को रबड़ स्टैम्प करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क की जमहूरियत को यरग़माल किया हुआ है, वो मुल्क के सियासतदानों को वो जमहूरियत वापस करे ताकि हम कोई उसका फ़ैसला ले सकें। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 सूबों में हुकूमत की रिट मौजूद नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले करती है और हुकूमत इन फैसलों को बंद कमरों में तस्लीम करके ऊपर अंगूठा लगा देती है। उन्होंने केपीके और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मिसाल दी है कि वहाँ पे पुलिस के बाद फ़ौजी चेक पोस्टें भी ख़त्म हो चुकी हैं, ये इल्ज़ाम है उनका। बलूचिस्तान के 6-7 अज़ला ऐसे हैं जो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा इसकी दरख्वास्त मंज़ूर कर लेगी और सूबाई असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा नहीं, इन इंतखाबात के नतीजे में आने वाली पार्लियामान को जायज़ तस्लीम नहीं करता। नतीजा ये होगा कि हमारा कोई बाजू टूट जाएगा, यानी कि वो सकूत-ए डाका की बात कर रहे हैं कि हमारा पहले भी ऐसा हुआ था। अब वो साथ में ये भी बात करते हैं कि ट्रंप को इतनी आज़ादी दी हुई है कि ट्रंप गज़ा पर कब्ज़ा कर सकता है, तो कल वज़ीरिस्तान से मादनियात निकाल कर ले जा सकता है। तो इसलिए वो ये इशारा कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को किस पे गुस्सा है? अगर आप
थोड़ा-सा जाएँ, तो आप देखेंगे कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, तो उस वक़्त तो कौम के हीरो थे, वो मौलाना फ़ज़ल उर रहमान साहब थे। लेकिन अब वो हीरो से विलेन बन चुके हैं। अब कुछ उनकी ये इत्तलात ये हैं कि शायद मौलाना फ़ज़ल उर रहमान साहब को इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा पैगाम गया है कि हम केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या मशवरा है? तो वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं, तो उन्होंने मौलाना फ़ज़ल उर रहमान साहब, ज़ाहिर बात है उनकी टसल तो है ना, डेरा इस्माइल ख़ां की सियासत, और उस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने भी उनको हराया हुआ है वहाँ से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलाना फ़ज़ल उर रहमान साहब ने इस पे हामी भरी है, और फिर ये नहीं होगा कि जेयूआईफ़े का कोई रुकन केपीके में वज़ीर आला बन जाएगा। लेकिन केपीके में वज़ीर आला पीटीआई का ही होगा, और वो मौलाना फ़ज़ल उर रहमान साहब की तायद और हमायत से, बैकडोर जिसे तायद कहते हैं ना, तमाम सियासी जमातों में ऐसे ही होता है। सियासी जमातों के अरकान के राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी होते हैं, सियासत अपनी मुखालफ सियासी जमातों से भी होते हैं। तो इमरान खान साहब की जो वहाँ पे कॉल गई है, और उनके बाद अगर उन्हें इस हमायत का यकीन दिलाया गया है, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान भी ज़ीर एक आदमी है, इसलिए वो मीडिया से बात कर रहे हैं कि 2 सूबों में हमारी जो है वो रिट बिल्कुल मौजूद नहीं है। पुलिस के बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो अदारे हैं, उनकी भी रिट मौजूद नहीं है। तो इसलिए शायद वो केपीके में अपना कोई वज़ीर आला लगवाना चाह रहे हों। बलूचिस्तान की भी वो ये बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम इसको थोड़ा-सा आगे लेके जाएँ, तो वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो आजकल बड़ी ख़बरों में हैं, और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वो कह रहे हैं, उनका भी एक ताज़ा इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा कि मेरे में और नवाज़ शरीफ साहब में एक चीज़ की मुमासलत मौजूद है। वो मुमासलत क्या है? वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को भी आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला, इस बात की समझ मुझे भी नहीं आई। तो उन्होंने 2 चीज़ों को जोड़ दिया कि मुझे क्यों निकाला, नवाज़ शरीफ भी ज़ेर-ए-ताब आए, और मुझे क्यों निकाला, मैं भी ज़ेर-ए-ताब आया। अब उन्होंने तो अपना कोई इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हवाला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक़्त के सिपह-सालार जनरल कमर बाजवा, उन्होंने साबिक़ चीफ़ जस्टिस साक़ब निसार से मिलकर एक साज़िश रची, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला, वो तो असल में जुर्म है ही नहीं था, वो तो बिल्कुल गलत था। इन्हें एवनफ़ील्ड और पनामा पर निकालते तो और बात थी, इन्हें बेटे की तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। तो वो नवाज़ शरीफ को भी कह रहे हैं कि वो दरपर्दा साज़िश का शिकार हुए, साज़िश एस्टेब्लिशमेंट की साज़िश का शिकार हुए। अपने बारे में भी वो ये बात कर रहे हैं। अब पीटीआई के अंदर ही खबरें गर्म हैं कि फवाद चौधरी साहब ने एक ज़हर उगलना शुरू कर दिया है। वो ज़हर क्या है? वो पीटीआई की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ था, तो वो छुप-छुपा के जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे फवाद चौधरी साहब। उसके बाद उनके भाई की एंट्री हुई, फैसल चौधरी साहब की, वो आए, उन्होंने बातें करने शुरू की, वो इमरान खान साहब के करीब हुए, इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी से मुलाकातें की, उनको पार्टी में लिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें उगल कर बाहर फेंक दिया। जैसे मछली के पेट के अंदर कोई चीज़ जाती है, तो उसको बाहर फेंक देती है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ कि अडयाला जेल के बाहर एक मौला जट फ़िल्म का एक नूरी नत है, और दूसरे सुल्तान राय साहब, और दूसरी तरफ जो थे वो नूरी नत साहब, उनकी लड़ाई होगी। वो नूरी नत जो थे वो शुएब शाहीन साहब थे, मौला जट जो थे वो फवाद चौधरी बने, उनको एक-दूसरे को सुन मुक्के लाते हैं ऐसे रसीदी। फवाद चौधरी साहब की वैसे आदत ये है कि वो पहले ही एक आधा जो है ना थप्पड़ रसीद कर देते हैं। माज़ी में उन्होंने एक मशहूर एंकर को फैसलाबाद के अंदर भी थप्पड़ मार दिया था। वो उनके अंदर पता नहीं ये जिबिल्लत के अंदर है, तो कोई भी बात करने लगते हैं, वो पहले ही डिफेंसिव होने की बजाय थप्पड़ रिसीव कर देते। उन्होंने मौके पे माफ़ी भी माँग ली, लेकिन शुएब शाहीन, उन्होंने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगा, जिसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट ने इंस्टॉल की है। ये लोग हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। एक तरफ शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब आ गए हैं। ये भी अब पीटीआई के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, और साथ ही आड़े हाथों लिया है जनाब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो भी मिल के आता है, उनकी खबरें वुकला जो है ना यूट्यूबर को भेज देते हैं। उन्होंने एक जो पीटीआई के रहनुमाओं की एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके रद्द-ए-अमल में कहा
कि पीटीआई के वकला है ना, उनके अंदर ये बड़ी चीज़ पाई जा रही है कि कुछ लोग इमरान खान से मिलते हैं और बाहर आकर इमरान खान की बातें यूट्यूबर को भेज देते हैं, और वकला ने इमरान खान से मुलाकात का ज़रिया जो है वो यूट्यूबर को बना लिया है, वो वहाँ से उनको पैसे लेते हैं। माज़ी में तो ये होता था कि लोग खबर लगवाने के लिए पैसे देते थे, वो खबर देने के पैसे दे रहे हैं, उनका कहना है कि वो खबर दे रहे हैं, साथ पैसे भी दे रहे हैं। चले यूट्यूबर की इस हवाले से सुनी गई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जेलों में 80 से 90 हज़ार कैदी हैं। पीटीआई ने रसाई को बहुत बड़ा मसला बना दिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जितनी मुलाकातें अब तक हुई है, इतनी पूरी अडयाला जेल के कैदियों को मिलाकर नहीं हुई। वो बड़े ज़हीन बंदे हैं इरफ़ान सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छे लिखारी हैं, अच्छे लिखते हैं, अल्फ़ाज़ का हेर और फेर या चुनाव उनसे बेहतर नहीं जानता, वो सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल में हर रोज़ 10 से 12 लोग इमरान खान से मिलने चले जाते हैं, रसाई का कोई मसला नहीं, और बाहर लोग भी कोई बाहर जो है वो 6-6 दिन दस्तक देते रहते थे, लेकिन हम वो कहते मुलाकात नहीं होती, लेकिन हम सबकी मुलाकात करवा रहे हैं। उन्होंने बहरहाल कि जो पीटीआई के रहनुमा थे, उनको जो है वो समझाया है कि जनाब, आप ऐसी कोई बातें नहीं है, आपके दलाइल में कोई वज़न नहीं है, आपको बेहतरीन दलाइल लेके आएँ। अच्छा, बात जमहूरियत की हो रही थी, तो जो इस वक़्त मैंने शुरू में आपको इब्तिदाइये में बताया था कि जमहूरियत को जमहूरी लोगों से ही ख़तरा हो गया। वो बयानात मैंने आपको बताए, मौलाना फ़ज़ल रहमान क्या ममासलत कर रहे हैं, फिर जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत क्या निशानदेही कर रहे हैं, फिर फ़वाद चौधरी किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, फिर फैसल चौधरी साहब जो हैं वो किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। देखिए, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी वो लोग एक खेल रहे हैं ना, खेल रचा हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क की बदकिस्मती कितनी है, कितना बदकिस्मत मुल्क है कि जो ना मैं ये माज़रत, बदकिस्मत मुल्क नहीं है, बदकिस्मत लोग हैं। मेरी बात को आप ज़रा ना ऐसे ना ले लीजिए। इन्ने बदकिस्मत लोग हैं कि जमहूरी लोग आपस 'ਚ दस्ते गिरेबान एक दूसरे ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਮੁੱਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ पाकिस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के इदारों की बात नहीं कर रहा, दूसरे इदारे जो सिविल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम अदारे, उन्हों की मौज लगी हुई है। मेरी एक खबर नज़र अभी आंखों के सामने से गुजरी है, वो ये हुई है कि चेयरमैन नेपरा और मेंबरान, उन्होंने अपने मेंबरान और चेयरमैन नेपरा ने तनख्वाहों में खुद से 22 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। जिस मुल्क के अंदर एक आम लेबर की तनख्वाह 45,000 रुपए भी नहीं मिलती, उस मुल्क के ताकतवर अदारियां का यह हाल है, जैसे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है नेपरा, इसके चेयरमैन और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में 220% से ज़्यादा का इजाफा कर लिया है। अब ये इजाफा तो वो खुद से कर नहीं सकते, वफाकी काबीना की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन नेपरा अथॉरिटी ने खुद से जनाब, किसी को आओ देखा ना ताओ, बगैर किसी मंजूरी के तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए तक का इजाफा कर लिया है, और ये एडहाक रिलीफ और रेगुलेटरी अलाउंस की मद में किया गया है। और अब जो है वो चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32 लाख रुपए से बढ़ गई है, और नेपरा के चारों मेंबरान की तनख्वाहें बढ़कर 29 लाख रुपए तक हो गई हैं। इससे पहले जो तौसीफ़ एच फ़ारूकी थे, वो भी रहे हैं चेयरमैन नेपरा, उन्होंने कहा कि मेरी तो तनख्वाह सारे मराद को मिलाकर 7,90,000 रुपये थी, लेकिन अब जो चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह है तो 32 लाख रुपए हो गई। भाई वो बहती गंगा 'ਚ सारे हत्थ होंदे ने, सीधी जी गल है। अंधों में काना राजा वाला हिसाब है कि भाई किन्ने देखा है। पहले पंजाब असम्बली ने ये बेशर्मी की इब्तदा की है कि मेंबरान की तनख्वाहें, असम्बली अरकान की तनख्वाहें कई गुना कर दी, 10-10 लाख रुपए कर दी। उसके बाद कौमी असैम्बली के मैंबरान नूं भी शर्म नहीं आई, उन्होंने भी तनख्वाहां जड़ियां लखां रुपए च कर दित्तियां। उन्हें कहा जनाब, चेयरमैन नेपरा कह रहे कि अगर मेंबरान कौमी असैम्बली, सूबाई असैम्बली अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बढ़ा सकता? तो वो कहते कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजा ये पंजाब और कौमी असैम्बली बनी, दूसरा खरबूजा बन गया चेयरमैन नेपरा। तो इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। तो इस मुल्क के अंदर अगर ऐसी बातें निकलती रहेंगी तो उसमें को आपको अच्छी चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक अच्छी चीज़ आपको बता देता हूँ कि राखी सावंत वो पाकिस्तान की बहू बनते बनते रह गए। मुफ्ती कवी साहब, जो बड़े मशहूर जिसे कह रहे हैं कि मुतनाज़ा एक मुफ्ती हैं, नाम के साथ वो मुफ्ती लिखते हैं, मेरे पे वो फ़तवा ना लगा दे। उन्होंने एक दावा किया था कि मैंने राखी सावंत को प्रपोज़ किया है और अनकरीब मेरी उनसे शादी दुबई के अंदर हो जाएगी। जिसके बाद वो काफ़ी वायरल होगी चीज़ें, उनकी वीडियो भी, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ दुबई में उनसे शादी करूँगा, और शादी करने के बाद पूरा पाकिस्तान राखी सावंत को जो है कबूल करेगा, वो राखी सावंत को
इस्लाम के दायरे में लाना चाह रहे हैं। मेरे ख़्याल वो पहले से भी उनका वो इस्लाम के अंदर वो सारे मामलात दुरुस्त चल रहे हैं। तो राखी सावंत को इत्तला पहुँची और उन्होंने मुफ्ती कबीर साहब दा चेहरा देखा बड़े गौर नाल, उन्होंने कहा यार किसी भी एंगल तो हीरो नहीं लग रहा है। ज़ाहिर बात है वो तो फ़िल्मी हीरोइन रही हैं ना, उनका हीरो तो नहीं लग रहा है, ये विलेन भी नहीं लग रहा, तो ये तो एक बिल्कुल साइड एक्टर सा लग रहा है। तो मुफ्ती कबीर साहब को उन्होंने कर दिया रिजेक्ट, जिसके बाद मुफ्ती कबीर के जो अरमान हैं वो बह गए हैं जनाब। अब वो पाकिस्तान की बहू बनते-बनते रह गई है और हाँ, जो हालिया खबरें थी वो सारी दम तोड़ गई है। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नए मौज़ूआत आएँगे तो उसका अहवाल आपको बताएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।